शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम मैप के साथ में महत्वपूर्ण झीलें देख रहे थे हम पूरे वर्ल्ड की। तो नेक्स्ट जो झील देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया से। मैप में आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देख रहे हो। यहाँ की सबसे प्रमुख जो झील है ना, सबसे बड़े साइज़ की देखें तो वो है आयरे झील, जो कि ये ब्लैक कलर से यहाँ पर दिखाई गई है। और मेनली यदि रिवर देखा जाए तो डार्लिंग रिवर है। इस प्रकार से इसका जो पूर्वी वाला हिस्सा है, इधर से ये होते हुए, ठीक है, बाद में ये मर्रे नदी से मिल जाती है। मर्रे नदी मेलबर्न के निकट से निकली है, आपस में यहाँ पर मिलती हैं और फिर यहाँ से होते हुए अपने पानी को समुद्र में विसर्जित कर देती हैं। तो हमें देखना है आयरे झील के बारे में। इसके अलावा भी कुछ कुछ झीलें हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश माना जाता है ऑस्ट्रेलिया। इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया डज नॉट हैव ए लार्ज नंबर ऑफ लार्ज लेक्स। बड़ी संख्या में बड़ी झीलें यहाँ पर नहीं हैं। दिस इज़ मोस्टली ड्यू टू टू रीजन्स। पहला है लैक ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट। हमारी धरती जो टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर के बनी है, उन टेक्टोनिक प्लेटों के मूवमेंट होने से ही पर्वत, पठार, मैदान, झील ये सब बनती। तो यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेटों का मूवमेंट कम है। इसके अलावा लैक ऑफ ग्लेशियल हिस्ट्री। तो यहाँ पर हिस्ट्री देखें यदि ग्लेशियल की तो कोई देखने को नहीं मिली है। इसी के चलते चलते ऐसी कंडीशन बनती है। अब देखो, सिचुएटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर बिटवीन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? हिंद महासागर और पैसिफिक ओशियन के बीच में। द कंट्रीज टेरिटरी इंक्लूड मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एंड मैनी स्मॉलर आइलैंड। अब यहाँ पर बताया जाता है कौन कौन सी लेक यहाँ पर हैं। द लार्जेस्ट लेक इन ऑस्ट्रेलिया इज आयरे लेक विच इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया यदि है तो इसका जो साउथ वाला हिस्सा है, साउथ वाले हिस्से में ही जो है लेक आयरे स्थित है। अदर लार्ज लेक में इंक्लूड है मैकाई लेक, लेक एमेड्यूस एंड लेक टोरेंस। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेक आयरे की। तो मैप में हम लेक आयरे को देख चुके हैं। लेक आयरे ऑफिशियली नेम कटी थंडा लेक आयरे इज ए लार्ज साल्ट वाटर लेक इन साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो आप पीला पीला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये पूरा हिस्सा जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया का है। ये वाला जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है ये नॉर्थर्न टेरिटरी है। इसके बाद इससे जो जुड़ा हुआ हिस्सा है क्वींसलैंड है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं न्यू साउथ वेल्स। अलग अलग हिस्सों में, जैसे हमारे यहाँ पर राज्य रहते हैं ना, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को भी टेरिटरी के रूप में डिवाइड कर दिया गया है। यहीं पर साउथ ऑस्ट्रेलिया में लेक आयरे है दो भाग में, एक नॉर्थ वाली और एक साउथ वाली। लेक टोरेंस उसके नीचे पर है। लेक फ्रोम किधर पड़ जाएगी? लेक टोरेन के राइट साइड में, मतलब पूरब की दिशा में। और लेक टोरेन के लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो लेक गार्डनर स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया के नीचे तरफ आप देख रहे हैं ये इंडियन ओशियन है और इस तरफ है ये पैसिफिक ओशियन। ये यहाँ पर दिखाया गया। नेक्स्ट वाले मैप से आपको एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। यहाँ पर बात बताई गई है। ये इंडियन ओशियन है और ये पैसिफिक ओशियन है। और ये इसके किनारे किनारे यहाँ पर दिखाया गया है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेमस है इसी के लिए ऑस्ट्रेलिया। ये है टिमोर सी, इंडियन ओशियन, और ये तस्मान सागर, और यही है तस्मानिया द्वीप।
अब इसका नाम कैसे करके पड़ा लेक आयरे? द लेक डेराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर इट, एडवर्ड जॉन आयरे। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उनके ही नाम पर इसका नाम पड़ा है लेक आयरे। लेक आयरे इज मोस्टली ड्राई रहती है, बट व्हेन फिल्ड इट बिकम्स द लार्जेस्ट लेक इन द ऑस्ट्रेलिया। पानी से जब भरती है तो ये सबसे बड़ी झील हो जाती है। इसका जो एरिया है वो है 3668 स्क्वायर माइल्स का। व्हेन लेक आयरे इज फिल्ड विद वाटर एंड इज springs to life, providing a habitat for a migratory bird such as pelican and sea plant। पानी रहता है तो माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पर आते हैं। इलियॉट प्राइस कंजर्वेशन पार्क और कटी थंडा लेक आयर नेशनल पार्क, दो के बीच में द लेक आयरे फॉल्स अंडर टू प्रोटेक्टेड एरिया। ये दो एरिया के बीच में ये पड़ती है। द साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द एरिया सराउंडिंग द लेक। इसके बाद आ जाती है लेक टोरेंस। लेक टोरेंस इज आल्सो ए साल्ट लेक इन साउथ ऑस्ट्रेलिया। ये भी साउथ ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है और ये भी कैसी है? साल्ट लेक है। इन टर्म ऑफ द लो रेनफॉल द लेक इज ड्राई और क्लोज इट। कहा जाता है कि लो रेनफॉल के कारण जो ज़्यादातर जो है ना झील सूखी रहती है। However, when the lake fills with excessive rainfall, it measures as the second largest lake in Australia. Torrens is endorheic basin, ठीक है, which इसका मतलब ये हो गया its water does not flow out the ocean। अपने पानी को ये ओशियन में नहीं छोड़ती है। It is found around 350 north of South Australia's largest city of Adelaide। कहाँ पर ये स्थित है इसके बारे में बात बताइए। इसके अलावा लेक कार्नेगी, इसका आप मैप देखोगे ना तो ये दिखाई दे रहा है एकदम छोटे से ब्लू कलर में, ठीक। लेक कार्नेगी ये पड़ जाता है आपका पश्चिमी वाले ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका एरिया बता दिया गया है कि कितना इसका एरिया है, 5714 वर्ग किलोमीटर का, और ये कहाँ पर पड़ती है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ये जो झील है ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट नॉन साल्ट लेक झील है, मतलब ये खारे पानी की झील नहीं है। ऑल्दो इट इज़ वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट लेक इन टर्म ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के हिसाब से देखोगे तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक कार्नेगी। इसके अलावा द लेक ओनली फिल्स अप फ्रॉम एक्सेसिव रेनफॉल। पानी गिरता है उसी से ही ये अपने में पानी को भरती है। व्हेन द लेक इज नॉट फिल्ड विद वाटर इट अपीयर्स एज ए मार्श। द एरिया अराउंड लेक कार्नेगी इज ए डिजर्ट एनवायरनमेंट। इसके अलावा मकाई लेक है। लेक मकाई इज ए नेचुरली ऑकरिंग लेक इन द वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इन एंड रैंक्स एज द फोर्थ लार्जेस्ट इन द कंट्री। ऑस्ट्रेलिया के चौथे नंबर की सबसे बड़ी है। द लेक इज नेम्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलियन ट्रेवलर डोनाल्ड जॉर्ज मैके। ये ट्रैवल कर रहे थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है। इट इज़ ए साल्ट लेक दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से लेकर के नॉर्दर्न टेरिटरी के बीच में। इसके अलावा लेक फ्रॉम लेक है, ठीक है। लेक फ्रॉम इज आल्सो एंडोहेरिक लेक है। इट इज़ फाउंड इन साउथ ऑस्ट्रेलिया। और एंडोहेरिक मतलब ये पानी को समुद्र में अपने नहीं छोड़ती है। तो ये 5 महत्वपूर्ण झीलें देखें हमने ऑस्ट्रेलिया के विथ मैप। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। आज संडे है तो चूंकि हमें साइंस की न्यूज़ भी डिस्कस करना है, इसलिए हम सबसे पहली न्यूज़ पीआईबी से देख रहे हैं। पीआईबी में पहली जो न्यूज़ आई थी वो है बन्नी बफेलो को लेकर के, ठीक है। बन्नी बफेलो के बारे में कहा जाता है कि ये सूखे वाले एरिया में बिना पानी के काफ़ी लंबे समय तक रह सकती है, ठीक है। यही इसकी सबसे बड़ी ख़ास विशेषता होती है। मतलब कि यदि आपको रेगिस्तान वाले एरिया में कौन सी नस्ल की भैंस पालना है ये डिसाइड करना हो तो आप बन्नी नस्ल की भैंस पाल सकते हैं, और दूध भी ये बहुत बढ़िया देती है।
इसके अलावा रोगों से लड़ने की भी जो इसकी कैपेसिटी है ना वो ज़्यादा होती है। तो इसी के तहत सरकार चाहती है कि हमारे देश में पशुपालन को बढ़ावा मिले, दुग्ध उत्पादन हमारे यहाँ पर अच्छा हो। तो जो कुपोषण की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है और मौसम के चलते चलते किसानों की जो फसलें नष्ट हो जाती हैं ना, उनसे किसानों को बचाव कैसे किया जा सके, तो उसी के लिए सरकार का ये अगला कदम है। अगला कदम ऐसा है कि पहली बार भारत में IVF टेक्नोलॉजी की मदद से कृत्रिम गर्भाधान किया गया इस बफेलो में और इसका बच्चा पैदा किया गया है। कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक IVF से जो है ये बछड़ा पैदा किया गया है भैंस का। बन्नी बफेलो के बारे में कुछ कुछ बातें हम देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की में ये बात बताई गई है। ये क्या है, मुर्रा और जाफराबादी से थोड़ी सी हटके रहती है। कैन टॉलरेट वाटर स्कैरसिटी एंड हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। तो जहाँ पर पानी की कमी है उसको ये झेल सकती है और क्लाइमेटिक कंडीशन से भी लड़ सकती है। वाइल्ड थ्राइविंग ऑन द नेचुरल ग्रासेस ग्रोइंग इन द एरिया। दूसरी बात यह है, मालधारीज 90% मुस्लिम एंड द रेस्ट मेनली मेघवाल दलित हिंदू लोग रहते हैं। लीव दिस एनिमल टू ग्रेज ड्यूरिंग द नाइट। तो मालधारीज, इसके अलावा 90% मुस्लिम्स एंड रेस्ट मेनली जो मेघवाल दलित हिंदू लोग हैं ना, इनको क्या काम करते हैं, ऐसे ही रात में छोड़ देते हैं। रात में घास चरने जाती है और सवेरे सवेरे आ जाती है और सुबह फिर दूध किसान लोग दोहते हैं। मेनली इसका एक नाम है ना कच्छी, कच्छी के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि ये कच्छ के रन वाले इलाके में पाई जाती है। दे आर ट्रेन टू रिटर्न टू देयर बंद मतलब हेमलेट इन द मॉर्निंग। द grasses in turn are well adapted to withstand dry weather, containing up to 5% crude protein and 40% फाइबर। घास के बारे में यहाँ पर बात बताई जाती है। एनुअल मिल्क की यील्ड को यदि आप देखोगे, एंड एज एट फर्स्ट कार्विंग ऑफ बन्नी बफेलो, पहला बच्चा जब भैंस देती है तो उस समय दूध का उत्पादन कितना रहता है, एनुअली हम बात कर रहे हैं 3000 से 3500 लीटर, एंड 3.5 से लेकर के 4 ईयर्स इज ए गुड इफ नॉट बेटर देन दैट ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पर बताया जाता है डिस्पाइट दैट द बन्नी वाज रिकॉग्नाइज्ड, इसको रिकॉग्नाइज किया गया था कंट्री की 11वें नंबर की बफेलो ब्रीड, किसके द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कब, 2010 में। मिल्क यील्ड आर हायर फॉर ग्रेजिंग, यदि आप इसको ग्रेजिंग करवाओगे तो ज़्यादा दूध देगी, और यदि आप घर में बांध के चारा दोगे तो उस टाइम जो है दूध का प्रोडक्शन कम होगा। जब ये घास चरने जाती है तो 10 से 15 किलोमीटर तो ऐसे ही घूम घाम के जाती है। इससे ये जो भी खाती है तो इसका खाना बढ़िया तरीके से पच जाता है, ऐसा इसमें बताया जाता है। तो न्यूज़ में बात बताई गई है कि आर्टिफिशियल गर्भाधान की एक तकनीक है जिसको IVF कहते हैं। IVF के माध्यम से ही इसके नए बच्चे को जन्म दिया गया है। पहली बार भैंस का गर्भाधान किया गया और बछड़े ने जन्म लिया। ये भैंस बन्नी नस्ल की थी। इसके साथ ही भारत में OPU IVF तकनीक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। पहला IVF बछड़ा बन्नी नस्ल की भैंस के 6 बार IVF गर्भाधान के बाद पैदा हुआ था। ये प्रक्रिया सुशीला एग्रो फर्म के किसान विनय एल वाला के घर जाकर पूरी की गई थी। ये फर्म गुजरात के सोमनाथ जिले के धनेज गांव में स्थित है। ये पिक्चर दिखाया गया है बन्नी भैंस का। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हम फ्रंट पेज से अब देखने वाले हैं। गैप बिटवीन फर्स्ट सेकेंड डोजेस इज़ द स्टार्केस्ट इन इंडिया। तो सरकार कह जरूर रही है कि हमने जो है 100 करोड़ वैक्सीन अभी तक लगा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मेन बात आ जाती है कि लोगों ने पहला डोज तो लगवाया है
लेकिन जो सेकेंड डोज लगवाया है ना, वो ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। तो जो ग्रीन कलर आप देख रहे हो, 1 डोज है, सेकेंड डोज है, मतलब बोथ डोज है, और जो ब्लू डॉट देख रहे हो आप, वो है केवल एक डोज ही है। तो इंडिया सेकेंड नंबर पर यहाँ पर पोजीशन आप देख रहे हो इंडिया की, ये इंडिया की लाइन है, ये वाली लाइन। दोनों डोज लेने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं? लगभग 20 से 25% लोग हैं। ठीक है, 20 से 25% लोग ही ऐसे हैं इंडिया की पॉपुलेशन के जिन्होंने दोनों डोज लगवाए हैं। 50 से लेकर के 55% आबादी ऐसी है, मतलब कि लगभग 50 करोड़ लोगों ने ही डबल डोज लगवाया है। तो ये गैप यहाँ पर बताया गया। एक्सपर्ट पॉइंट आउट टू लॉन्ग गैप बिटवीन कोविशील्ड शॉट। India has delivered over 1 billion vaccine doses, making it second highest dispenser of corona vaccine globally. लेकिन the gap between proportion of population that has got at least 1 dose and which got 2 doses is widest in India. लेकिन जो गैप है ना इंडिया में, आप कहिए बहुत बड़ा है दो वैक्सीनों के बीच में। अब हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग ट्रैकर मैपिंग वैक्सीनेशन ट्रेंड ग्लोबली। ये क्या है? ग्लोबली बताता है वैक्सीनेशन का क्या ट्रेंड चल रहा है। बताया जाता है कि 82% ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन हैज़ गॉट एटलीस्ट 1 डोजेस एंड 76% 2 डोजेस। तो इसमें गैप बहुत कम हमको देखने को मिला है। 82% लोगों ने सिंगल डोज लिया है और लगभग 76% ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों डोज लगा चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ही अंतर हमको देखने को मिल रहा है। कितना? लगभग 6% का गैप। रेशो यहाँ पर बताया जाता है 1.1 का। अब हम यूनाइटेड स्टेट की बात कर लेना, तो ये जो रेशो है वो 1.15 हो जाता है, मतलब 66% एक डोज लगा है वैक्सीन का और 57.3% लगा है दोनों डोज अमेरिका में। फॉर द यूरोपियन यूनियन की बात करें ना, तो ये जो गैप है 1.04 है, 69% एक डोज और दोनों डोज 66%। अब आती है बारी इंडिया की। 21.9% ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी है और 51% ऐसे हैं जिनको केवल एक ही डोज लगी है। तो ये जो गैप है ना, ये बहुत ज़्यादा है। लगभग आप कह सकते हो 30% का गैप हमको देखने को मिल रहा है। द की रीज़न फॉर दिस अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट इज गैप बिटवीन 2 डोजेस ऑफ कोविशील्ड। इसका एक ही रीजन बताया जा रहा है कि कोविशील्ड का जो गैप है ना वो है, विच कंप्राइजेस 88% ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटेड वैक्सीन इन इंडिया। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पराली जलाने को लेकर के। पराली किसान लोग जला देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत ही, जैसे कि उन्होंने अभी धान की फसल की कटाई उन्होंने की, जल्दी से ही एक महीने का भी टाइम नहीं रहता है, बहुत कम टाइम रहता है गेहूं की बुआई करने के लिए। तो इसके लिए उनको खेत को तैयार करना पड़ता है, खेत की जुताई करना है, फिर उसको खुली धूप में छोड़ देना है। इस प्रकार से उन्हें खेत की तैयारी करना पड़ता है, तो टाइम कम रहता है, इसलिए वो क्या काम करते हैं, पराली को जला देते हैं। आजकल हार्वेस्टर से कटाई होने लगी है ना, तो बहुत ऊंचाई से वो हार्वेस्टर काटती है, इतना इतना डंठल उसमें रह जाता। पहले छोटा छोटा रहता था, किसान हंसिया से कटाई करते थे। तो इस चीज़ से निपटने के लिए वो क्या काम करते हैं, खेतों में आग लगा देते हैं और पराली को जला देते हैं। इससे क्या होता है, पशुओं का चारा खत्म हो गया, छोटे छोटे जीव जंतु जलकर मर गए, और दूसरी बात, भूमि की जो उर्वरा शक्ति है ना वो भी जल करके नष्ट हो जाती है। इसलिए सरकार मना करती है कि पराली मत जलाओ। उर्वरा शक्ति तो खत्म हो ही रही, इसके साथ साथ में एयर पॉल्यूशन भी होता है। इसी के चलते चलते दिल्ली की गवर्नमेंट ने एक उपाय लाई थी कि हम एक बायोडिकम्पोजर बनाएंगे। इसका छिड़काव लोग खेतों में करेंगे और छिड़कने के बाद वो जो पराली है, जिसको नरवाई कहते हैं ना, वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो
किसानों का कहना है कि ये जो है बढ़िया सॉल्यूशन है। बायोडिकम्पोजर सॉल्यूशन जो यहाँ पर छिड़का गया उसका पिक्चर दिखाया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट की ये इनिशिएटिव है स्प्रेइंग बायोडिकम्पोजर सॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर फील्ड्स टू हेल्प डिकम्पोज स्टबल इनटू मैन्योर हैज़ ब्रॉट रिलीफ टू सेवरल फार्मर्स। तो इसकी सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने के बाद जो स्टबल है वो मैन्योर मतलब खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं, कई सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने इस सॉल्यूशन को पिछले साल स्प्रे किया था। इन्होंने द हिंदू को बताया है कि दैट मूव हेल्प देम सेव मनी, पैसा की इनकी बचत हो गई है क्योंकि गवर्नमेंट डूइंग इट फॉर फ्री। इस साल क्या हो गया है, अथॉरिटीज़ हैव सो फार स्प्रेड द सॉल्यूशन इन ओवर 500 एकड़ ऑफ फील्ड इन द सिटी, ऐसा कहना है ऑफिशियल का। वी प्लान टू कंटिन्यू द स्प्रेइंग टिल नवंबर, 15 नवंबर तक हम कंटिन्यू ही स्प्रे करते रहेंगे। लास्ट ईयर द गवर्नमेंट हैड स्प्रेड द सॉल्यूशन इन अबाउट 1935 एकड़, पिछले साल ज़्यादा और इस साल कम हो गया है, टारगेट रखा गया है। अब तो सब कुछ अच्छा अच्छा हम बात किए, लेकिन अब हम देख लेते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। सरकार कह रही है कि हम आएंगे गांव और रजिस्टर करेंगे किसानों के नाम को हु वांट द सॉल्यूशन टू बी स्प्रेड इन देयर फील्ड। नाम बताओ कौन कौन अपने खेतों में स्प्रे करवाना चाहता। लेकिन रियलिटी में ये है कि फार्मर को जाना पड़ेगा बीडीओ के पास में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी बात, सरकार कह रही है कि 1 वीक का टाइम हमें देना आफ्टर द हार्वेस्ट टू स्प्रे द सॉल्यूशन। आपने कटाई कर लिए हो तो 1 हफ्ते का टाइम है। एंड दिस क्रिएटिंग डिफिकल्टीज, इफ दिस प्रोसेस गेट्स लेट द सोइंग आल्सो गेट डिलेड, द फार्मर सफर। यदि ये प्रोसेस लेट होगी तो किसान भी लेट होंगे, उनकी बुआई भी लेट होगी। द गवर्नमेंट हैज़ टू फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर फॉर स्प्रेइंग द सॉल्यूशन, ऐसा कहना है वीरेंद्र सागर। अब रुपयों की बचत किस प्रकार से हुई है, तो एक किसान का कहना है कि फार्मर हैं नया बंस विलेज, इसका कहना सॉल्यूशन इनके यहाँ पर स्प्रे किया गया था अबाउट 11 एकड़ में लास्ट ईयर। इससे इसको हेल्प मिला था सेव अराउंड 1500 पर एकड़ का लाभ इसको हुआ। किस प्रकार से, आई सेव्ड अराउंड 1000 पर एकड़ ऑन डीजल, डीजल के हिसाब से मतलब ट्रैक्टर की बचत हो गई, और 300 से 400 पर एकड़ के हिसाब से जो लेबर है ना चार्ज है वो मेरा बच गया ड्यू टू बायोडिकम्पोजर स्प्रेइंग, ऐसा इनका कहना है। इसके पहले क्या होता था, यदि आपको ये जो नरवाई है इसको ख़त्म करना है तो कई बार आपको खेत की जुताई करना पड़ेगा, लेकिन अब वो जो टाइमिंग है वो कम हो गया, उतनी बार अब आपको खेत नहीं जोतना पड़ेगा। आफ्टर 2-3 राउंड ऑफ द प्लाउइंग ही यूज टू रिलीज वाटर इनटू फील्ड एंड लीव इट फॉर अराउंड 10 दिन। तो आपको मात्र 2 से 3 चक्कर ही खेत की जुताई करना है और इसके बाद आपको क्या कर देना, इसमें पानी छोड़ देना और 10 दिन के लिए आप फ्री। द वाटर हेल्प्ड डिकम्पोसेस द स्टेबल टू एन एक्सटेंट, और यही पानी जो है और भी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा स्टेबल को एक्सटेंड करने के लिए। अब हम सीधे चलते हैं साइंस वाली न्यूज़ की तरफ। वार्मिंग लेक्स, झीलों के बारे में ये न्यूज़ आई है कि झीलें जो है गर्म हो रही हैं। स्टडी किया गया है 40 लेक्स का नॉर्थ अमेरिका में, 18 यूरोप की हैं और 2 हैं एशिया की। इसमें ये कंक्लूडेड है कि लेक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर वार्मिंग 6 टाइम फास्टर इन ईयर्स फ्रॉम 1992 से लेकर के 2016। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं 2016 और 1920 के बीच, 92 के बीच में आप देखें ना तो 6 गुना ज़्यादा टेम्परेचर में वृद्धि देखने को मिली है।
अब टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो प्रभावित होंगे, कोरल रीफ प्रभावित होंगे। इसके अलावा यदि वहाँ उसके किनारे उसको पानी का सोर्स यदि कोई ग्लेशियल है तो वहाँ पर वाटर का लेवल बढ़ते जाएगा। Any other period in the last 100 years, on average, the lakes were losing 17 days of ice cover per century, ऐसा कहना है द यॉर्क यूनिवर्सिटी स्टडी का। तो एवरेज के रूप में आप देखोगे तो इनका जो बर्फ का जो आवरण है ना, उसको लूजिंग 17 डेज ऑफ आइस वाटर, प्रत्येक 100 साल के आपको यदि देखोगे ना तो इसमें से 17 दिन की ये बर्फ को क्या काम कर दे रही हैं, खो दे रही हैं। क्यों? क्योंकि ये गर्म हो रही हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो ऐप से रिलेटेड है, ये जो आप देख रहे हो ना, इनसे ही ये रिलेटेड है। तो इसमें ये बात बताई जाती है कि ह्यूमन की जो एक्टिविटी है ये प्रभावित करती है इनके रिहायशी क्षेत्र को। Human activity has a stronger influence on evidence of apes than ecological factor. इकोलॉजिकल फैक्टर से ज़्यादा ह्यूमन की एक्टिविटी इनको प्रभावित करती है। ये स्टडी आई है सामने अमेरिकन जर्नल ऑफ प्राइमेटोलॉजी में। इवन इफ ए सुटेबल हैबिटाट सच एज ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाज फाउंड नियर ए ह्यूमन सेटलमेंट, एप वर नॉट टू बी फाउंड देयर। तो एक ऐसे एरिया की बात करी जा रही जहाँ पर इनके लिए एकदम कंडीशन बहुत बढ़िया है रहने के लिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये वानर रह सकते हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर यदि आप इंसानों के सेटलमेंट बना दोगे तो वहाँ पर इनकी संख्या घटते जाएगी। The study also found only 10.7% of apes were found in highly protected areas. यहाँ तक कि आपका जो प्रोटेक्टेड एरिया है ना, वहाँ पर केवल 10% ही एप की पाए गए। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं रूबीज से। रूबीज में बताया जाता है कि किस प्रकार से जीवन के अवशेष मिले हैं, लेकिन ये रूबी आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। ये पिक्चर जो आप देख रहे हो ना, यही है रूबीज का। वाइल लिविंग थ्रो द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट 2.5 बिलियन ईयर ओल्ड डिपॉजिट ऑफ रूबी, कहाँ पर? ग्रीनलैंड। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू रिसर्चर ने ये पाया है कि ये जो सैंपल है ना, इनमें ग्रेफाइट पाया गया है। ग्रेफाइट मतलब कार्बन की मौजूदगी। एनालाइज ये बताता है कि दिस ग्रेफाइट कंटेंट द रिमेन्स ऑफ एंशियंट लाइफ, और इस ग्रेफाइट में भी हमको लक्षण मिले हैं पुरानी जीवन पद्धति के। विच टीम डिड्यूस्ड कंटेंट द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के मौजूद होने का पता इन रूबीज से चला है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो जुपिटर से लेकर के है। तो हमें पता है कि जो ग्रह है ना, उसको दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक कैटेगरी है जो कि पार्थिव ग्रह की है, और दूसरी है जो गैसी पिंड से है। ठीक है, तो पहला पार्थिव मतलब जिनकी संरचनाएं पृथ्वी के समान है, ये ठोस हैं, ठोस पदार्थों से मिलकर के बने। दूसरा गैसीय है, ठीक है, जिसकी श्रेणी में आता है जुपिटर, गैसों के ये गोले हैं। तो जो गर्म जुपिटर है वो क्या है? गैस जाइंट प्लैनेट्स, क्लोजली बाउंड है उसके तारे के साथ में। जैसे कि अब एक पेपर है पब्लिश किया गया है नेचर एस्ट्रोनॉमी में, कैन सर्व एज फील्ड गाइड का काम कर सकता है टू हॉट जुपिटर एंड आल्सो ऑफर इंसाइट्स इनटू प्लैनेट फॉर्मेशन। इसके अलावा प्लैनेट का फॉर्मेशन कैसा हुआ ये भी ये बताता है। इसके अलावा रिसर्चर यूज द ऑब्जर्वेशन ऑफ हब्बल स्पेस टेलीस्कोप
जो कि अलाउ करता है देम टू स्टडी द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ 19 इस प्रकार के प्लैनेट्स के। स्पेक्ट्रा मतलब होता है विस्तार। तो 19 इसी प्रकार के यदि कोई ग्रह हैं तो उनका ये अध्ययन कर सकता है कि उनमें इमिशन का विस्तार किस प्रकार से है। इसके बाद फॉरेन वाले हिस्से से यदि आप देखोगे ना तो रसिया और चाइना की जॉइंट पेट्रोलिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड है, और ये हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। जापान का कहना है 10 वेसल्स इस प्रकार के सेल्ड थ्रू द तुसगारू स्ट्रेट। तुसगारू स्ट्रेट इस प्रकार से गुजरते हुए हमने देखे हैं, ऐसा जापान का कहना। तो रसिया और चाइनीज वारशिप्स हेल्ड देयर फर्स्ट जॉइंट पेट्रोल्स इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। कब से लेकर के कब तक? 17 से लेकर के 23, ऐसा कहना है रशियंस डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है। मॉस्को और बीजिंग विच स्टैग नवल कोऑपरेशन ड्रिल इन सी ऑफ जापान अर्लियर इन अक्टूबर have cultivated closer military and diplomatic tie in recent year at a time when their relation with West have soared। अब पश्चिम देशों के साथ में रिलेशन खराब हो रहे हैं, लेकिन चाइना और रसिया के जो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिलेशन है ना वो बढ़ते ही जा रहे हैं।